पर सवाल तो फिर ये भी होता है कि आया वो तमाम तर लोग जिन्होंने कल वादी नीलम में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अब वो महज़िब कौम में कंसीडर होते हैं या नहीं होते। फिर मैं तो नहीं करूँगा। जेम्स वुड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किया करता था फ़लस्तीन के हवाले से, और वो ये कहता था कि नो सीज़ फायर, नो कंप्रोमाइज़, नो फॉरगिवनेस। क्या फ़ौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो सज़ा का तयन कर सके? उन्हें कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कमांडिंग अफसर करता है। किसी ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मैं हूं सैयद अदील गर्देज़ी और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। सबसे पहले बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस चल रहा है, जो फ़ौजी अदालतों में आम आदमी का, एक आम शहरी का जो ट्रायल है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो सरबराही कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो वज़ारत दिफ़ा के जो कि में एक मेन फ़रीक है इस केस में, वो उनकी जानिब से जो ख्वाजा हारिस हैं वो अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। कल भी गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई के हवाले से आपको मैं अगर बताऊं तो जो जज साहिबान हैं, बड़े ही आप कह सकते हैं कि सख्त किस्म के और बड़े ही मानीखेज़ जो सवालात हैं वो पूछे गए हैं जज साहिबान की जानिब से। सबसे पहले तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो ट्रायल का तरीक़ाकार है मिलिट्री कोर्ट्स में, फ़ौजी अदालतों में, उस हवाले से उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने ये कहा है कि जो फ़ौजी अफ़सर यानी कि जो फ़ौजी अफ़सर ट्रायल चलाता है वो ख़ुद फ़ैसला नहीं सुनाता। वकालत और बतौर जज, यानी उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो अपना तजर्बा बताते हुए कहते हैं कि बतौर वकालत और बतौर जज मेरा जो तजर्बा है वो 38 साल का है। मैं ख़ुद को भी आज तक परफेक्ट नहीं समझता। क्या फ़ौजी अदालत में बैठा अफ़सर इतना परफेक्ट होता है कि वो सज़ा का तयन कर सके? उसके बाद जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, उन्होंने जो वज़ारत दिफ़ा के जो वकील है ख्वाजा हारिस, उनसे जो मुकालमा करते हुए उनको ये कहा कि आम तासुर है कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो होता है वो सिर्फ सज़ा देने की हद तक होता है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ौजी अदालत में जो जज अफ़सर बैठे होते हैं। उसके बाद जस्टिस जो मुसर्रत हलाली साहिबा हैं वो भी काफ़ी बड़े ही मानीखेज़ उनकी तरफ से सवालात पूछे जा रहे थे। जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, और उन ज़ाहिर सी बात है एक आम आदमी का ट्रायल, एक आम आदमी के ऊपर जो फ़ौजी कवानीन हैं, वो जो फ़ौजी रूल्स हैं वो कैसे अप्लाई हो सकते हैं। तो जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यह कहा कि इस नुक्ते पर भी वज़ाहत करें कि फ़ौजी अदालत में फ़ैसला कौन लिखता है। उन्हें कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कमांडिंग अफसर करता है। किसी ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला कैसे कर सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट सिर्फ उन अफराद पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बाद अदालत ने जो है वो मज़ीद कार्रवाई मुलतवी कर दी और आज फिर इस केस की जो कार्रवाई है वो अगेन इसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है और जो जज साहिबान है वो किसी और केस को नहीं सुन रहे, यानी कि जो आईनी बेंच है वो किसी और केस को नहीं सुन रहा। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक माहौल बना हुआ है जिससे ये फ़ील हो रहा है कि जो आप ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो इस फ़ैसले को कलअदम करार दे सकती है और इस चीज़ को ये कह सकती है कि जो आईनी जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके अंदर एक आम आदमी का ट्रायल नहीं हो सकता। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि जो फ़ौजी हैं, जो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालतों के अंदर शायद इस फ़ैसले के बाद मुमकिन ना हो सके। बहरहाल देखना यह है कि अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच है वो इस केस का क्या फ़ैसला सुनाता है। दूसरी एक अहम ख़बर जो है, आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आ रही थी। जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उनकी और शेर अफजल मरवत के दरमियान कुछ आप कह सकते हैं कि जो बामी चपकलश है उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आ रही थी। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो इमरान खान साहब के ट्वीट के हवाले से बात की, उनके सोशल मीडिया के हवाले से बात की, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने रिएक्ट किया। फिर उस पर जो शेर अफजल मरवत साहब थे उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा पार्टी में नया है, उसको कुछ पता भी नहीं, ना तो बतौर सेक्रेटरी जनरल उसका कोई नोटिफिकेशन हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है। जिस पर जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से ये आया कि उनने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया शेर अफजल मरवत पर। उन्होंने ये कहा है कि जो सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तैनाती है वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। उसी के साथ जो ज़ाहिर सी बात है सलमान अकरम राजा की जो तकर्री है वो बराह रास्त इमरान खान साहब ने ख़ुद की हुई है। तो
अब शेर अफजल मरवत साहब की ज़ाहिर सी बात है, अब देखना यह है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, पहले तो ये कहा जाता था कि ज़ाहिर सी बात है वो जज्बाती हैं, हो सकता है वो जज्बात में आके कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं उनको नागवार या ना खुशगवार गुजरती हो। लेकिन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो डायरेक्शन या आप कह सकते हैं कि जो फ़ैसले हैं उनके या उनको जो बात बताई जाती है वो कहीं और से बताई जाती है और वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात होती है तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मैंने शादेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक बात की और मेरी आधी बात काट कर यूट्यूबर ने फैला दी और मुझे ट्रोल किया जा रहा है। उनने क्या कहा, पहले आप ये सुन लें। सोशल मीडिया के हमारे नौजवान हमारे बयानात को काट करके, कल मैंने वसीम बादामी की शो में बात की कि खान के ट्वीट्स जो आए हैं शायद ये वजह हो, लेकिन खान की ज़बानबंदी नहीं हो सकती है। अब वो ज़बानबंदी का किस्सा काट दिया और जो पहला हिस्सा है उस पर इन बदबख्तों ने फिर कैंपेन शुरू की हुई है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब की इस बात से वाज़ेह हो रहा है, हालांकि उन्होंने जो बात की वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने इमरान खान साहब के अकाउंट्स के बारे में कहा था, वो नहीं मान रहे, वो एक अलग बात है। बहरहाल इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात होती है तो देखना ये जो फ़ैसला है, ये जो तमाम का तमाम जो आप कह सकते हैं कि मामला है ये रफ़ा दफ़ा होता है या नहीं होता। दूसरी एक अहम खबर जो जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई अलीमा ख़ान और बाकी तमाम तर बहनों की, तो अलीमा ख़ान साहिबा ने अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, क्योंकि वो इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर पहुंचाती रहती हैं। तो उन्हें ये कहा कि उन्हें ये धमकियां दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से कि अगर आपने ये इमरान खान साहब का मैसेज बाहर देना बंद ना किया और मुख्तलिफ़ जो आपकी तरफ से बयानात आ रहे हैं वो बंद ना हुए तो आपकी AI जनरेटेड जो वीडियोज़ हैं वो फैला दी जाएंगी। इससे पहले हमने देखा था कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो पाकिस्तान का कौमी चैनल है पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ PTV, उस पर बैठ कर ये कहा था कि ये देखें जिनकी चैट लीक हो गई और अलीमा ख़ान पार्टी पर कब्ज़ा करना चाहती हैं। हालांकि उनका अंदरूनी मामला और चैट लीक करना मेरे ख्याल में ये भी फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में आना चाहिए कि किसी की ज़ाती चैट को आप कैसे वो लीक कर सकते हैं और कौमी चैनल पर बैठ के इस तरह से किसी भी खातून के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं। तो अलीमा ख़ान साहिबा ने पहले क्या कहा आपने जो वीडियो के हवाले से, पहले वो आपको सुनाते हैं फिर उसके हवाले से बात करते हैं। हमें अगर ये कहें कि हमारे ऊपर वीडियोस निकाल लेंगे, उन्होंने कई 2 महीने पहले कहा था, हमें जो पैगाम आया था कि आपके ऊपर हम AI की जनरेटेड हम आपके ऊपर वीडियोस निकाल देंगे, आप क्या कर लेंगे, आप तो अकेले हैं। मैंने कहा हमारे पास पूरा पाकिस्तान, सारा सोशल मीडिया, आप लोग भाई सब मौजूद है और अल्लाह ताला हमें रखने वाला है। बाकी तमाम तर मामला तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से AI का यूज़ हो रहा है और ख़ासकर इसका मिस यूज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है हम सब के लिए। और ज़ाहिर सी बात है ऐसी कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो, कोई भी मैसेज अगर आपके पास आता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है आप क्रॉस चेक लाजमी कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में फिर पछताना पड़े, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। जाते जाते दो छोटी छोटी खबरें आपके साथ शामिल करना चाहूँगा कि आपको आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि जो अमेरिका है वहाँ पे एक रियासत है उसके अंदर आग लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि वो जो जगह है वो अमेरिका का आप कह सकते हैं DHA है या वहाँ पे बैरियर टाउन है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात शोबिज़ की वो भी हैं। तो वहाँ पे एक शख्स है जेम्स वुड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किया करता था फ़लस्तीन के हवाले से, और वो ये कहता था कि नो सीज़ फायर, नो कंप्रोमाइज़, नो फॉरगिवनेस, और वो ये कहता था कि गज़ा के जितने भी लोग हैं मिटा दिया जाए, जंग बंद नहीं होनी चाहिए, बस लोगों को मार दो, ख़त्म कर दो, बस गज़ा को ना आज़ाद करा दो। तभी कल मैंने उनको एक टीवी चैनल पर जो अमरीकी टीवी चैनल है उस पर इंटरव्यू देते हुए रोते हुए देखा, तो मुझे फ़ौरी याद आ गया कि ये मुकाफ़ात हमारा। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब देखना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं, जब बतौर सदर वो अपने ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं, तो इस नुकसान के अज़ाले के लिए क्या क्या करते हैं। आखिरी खबर जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक पहले कहा था कि जापान में जो महज़िब कौमें हैं वो एहतजाज करने के लिए करती हैं। तो कल आज़ाद कश्मीर के जो वादी नीलम है वहाँ का एक इलाका है, वहाँ की जो मकीन है वो बुनियादी ज़रूरियात की जो सहूलतें हैं उनकी अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे थे, और उन्होंने बड़ा ही आप कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर अमल करते हुए अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर करके रिकॉर्ड करवाया।
तो यहाँ पर सवाल तो फिर ये भी होता है कि आया वो तमाम तर लोग जिन्होंने कल वादी नीलम में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अब वो महज़िब कौम में कंसीडर होते हैं या नहीं होते? आया वो जापान के तर्ज़ अमल पर चल कर तरक्की कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखना यही है। बहरहाल अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाज़मी देनी है। मुझे अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। कमेंट आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लिए, तो कमेंट भी आप लाज़मी किया करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।